आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्ता एम्पायर। ठीक है। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी वो बात की थी कुषाण एम्पायर की, कि जो कुषाण एम्पायर थी वो कैसे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो स्टैब्लिश और कैसे उसने यहाँ पे अपना सिस्टम जो है वो आगे बढ़ाया। तो आज हम जो है बात करेंगे वो गुप्ता एम्पायर की, कि ये जो है कैसे स्टार्ट हुई और इसने क्या हिंदुस्तान के अंदर रोल प्ले किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो गुप्ता एम्पायर है, अगर ये इसके जो स्टार्टिंग ईयर की बात करें तो वो अराउंड 240 एडी के अराउंड जो है इनकी स्टैब्लिशमेंट होती है। और इसी टाइम के दौरान जो है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो है गुप्ता एम्पायर जो है वो सेट हो जाती है। अब इससे पहले हमने देखा था जो कुषाण एम्पायर थी वो अपनी हाइट्स को छू रही थी। तो यहाँ पे ऐसे में जो है वो गुप्ता एम्पायर आती है और आके उनके साथ वॉर लड़ती है। ठीक है। और कुछ इलाका जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेती है और यहाँ पे आकर यानी कि उनकी हुकूमत सेट हो जाती है कुषाण एम्पायर को शिकस्त देके। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है तो जो गुप्ता एम्पायर के रूलर्स आते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेरिटरी जो है उसको बढ़ाते जाते हैं। और फिर एक टाइम आता है कि गुप्ता एम्पायर हिंदुस्तान के एक बहुत ही वसी और अरीज इलाके पर जो है वो हुकूमत करती है। ठीक हो गया। तो इसका जो आगाज़ है वो श्री गुप्ता के नाम से हुआ, गुप्ता एम्पायर का। और इसका जो इंपॉर्टेंट रूलर रहा वो चंद्रगुप्ता रहा। ये वो चंद्रगुप्ता नहीं है जो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसका हमने जिक्र किया था 500 और 400 बीसी के अराउंड जो है हिंदुस्तान के अंदर जो मौर्य एम्पायर सेट हुई थी उसकी बात नहीं है। ये दूसरा जो है चंद्रगुप्त है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं गुप्ता एम्पायर के अंदर। ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमें देखने में जो मिला कि इसे गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि हिंदुस्तान का ये जो गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड रहा अराउंड 320 बीसी या 240 बीसी से स्टार्ट होके जो अराउंड 500 एडी तक गया। तो ये जो टाइम पीरियड रहा, इस टाइम पीरियड के दौरान इन 250 से 300 सालों के बीच में हिंदुस्तान ने हर हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ की। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है किसी भी फन के अंदर, किसी भी स्किल के अंदर, किसी भी लैंग्वेज लिटरेचर के अंदर, तो वो इस ज़माने में की, गुप्ता एम्पायर के ज़माने में की। अब वो किस हिसाब से हुई, उस हिसाब से अगर हम बात करें आर्ट के हवाले से, हम बात करें एग्रीकल्चर के हवाले से, हम बात करें अगर इकोनॉमी के हवाले से, हम बात करें फिलॉसफी के हवाले से, हम बात करें एस्ट्रोनॉमी के हवाले से, हम बात करें मैथमेटिक्स के हवाले से, इवन हम बात करें फिलॉसफी के हवाले से, तो हमें नज़र आता है कि जो गुप्ता एम्पायर है ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो आगे थी बाकी एम्पायर से। हिंदुस्तान की बाकी जो एम्पायर्स थी उनकी बनस्बत उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम सिर्फ आर्ट के अंदर ही बात करें, कला के अंदर, ठीक है, तो उस ज़माने का सबसे मशहूर जो पोइट या स्टोरी राइटर जिसे माना जाता है वो कालिदास था। ठीक हो गया। ये जो कालिदास था इसने शकुंतला लिखी थी जिसकी आज मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेशन हो चुकी है। और वो उस ज़माने में गुप्ता एम्पायर के ही ज़ेर असर रहा और उसने ये सारे का सारा काम किया। इसके अलावा जो मंदिर वगैरह बनाए गए, क्योंकि रिलीजन का असर हिंदुइज्म का भी था और बुद्धिज़्म का भी था, तो मूर्तियां भी तराशी गई, बुद्धिज़्म को भी तराशा गया। ठीक है। और हिंदुस्तान के आर्ट के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा जो है इस एम्पायर के अंदर काम किया गया। उसमें हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में जैसे मैंने कहा कालिदास ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा और भी बहुत से छोटे जो है वो लिटरेरी वर्क्स हुए इसी टाइम के दौरान। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जो गुप्ता एम्पायर है इन्होंने ही सोलर कैलेंडर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने ही बताया, यानी कि इनके एस्ट्रोनॉमर्स ने ही बताया गुप्ता एम्पायर के अंदर रहते हुए कि जो अर्थ है वो राउंड है एक्चुअली में। ठीक हो गया। अगर हम मैथमेटिक्स के हवाले से बात करें तो ये जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया, ये जो ज़ीरो है ये भी गुप्ता एम्पायर के ज़माने में ही आया। इवन जो डेसिमल सिस्टम है ये भी माना जाता है कि गुप्ता एम्पायर के ज़माने में ही आया। इसके अलावा मेडिसिन के अंदर बात करें तो मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ। इवन आयुर्वेद के नाम से पूरी की पूरी ब्रांच स्टार्ट हो गई। जड़ी बूटियों से जो दवाएं बनाने का काम था गुप्ता एम्पायर के ज़माने में अपनी हाइट्स को छुआ। ठीक है। मोर देन 1000 डिजीजेज जो हैं उसको क्लासीफाई किया गया। 500 जो है प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया गया जो हील करते थे। ठीक हो गया। इस से अगर हम बात करें जी प्लास्टिक सर्जरी की, आप माने कि आज से 1500 साल पहले या 1600 साल पहले जो है वो प्लास्टिक सर्जरी हिंदुस्तान के अंदर की गई, तो ये काफ़ी शॉकिंग है। तो ये तमाम के तमाम जो काम है ये गुप्ता एम्पायर के ही ज़माने में किए गए। अब इनकी अगर हम डेक्लाइन की बात करें कि वो क्या वजूहत थी इतनी ज़्यादा पीक पे जाने के बाद स्पेशली, ठीक है,
फिर ये गुप्ता एम्पायर क्यों नीचे आई, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमेशा से जब भी एक गवर्नमेंट जाती रही है या एक सल्तनत ख़त्म होती तो उसके पीछे जो है वो इन्वेजन्स ही थी। जैसे कि अगर गुप्ता एम्पायर ही आई तो हमने देखा कि उन्होंने कुशान्स को जो है वो शिकस्त दी और यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट सेट की। तो वैसे ही जो गुप्ता एम्पायर थी इसको भी जो है वो हुन्स आए और उन्होंने आके जो है 5th सेंचुरी के अंदर या 6th सेंचुरी के अंदर आकर जो है इन्वेजन यहाँ हिंदुस्तान के अंदर की, इन्हें शिकस्त हुई। इस तरह से गुप्ता एम्पायर जो है इसका खात्मा हुआ। लेकिन गुप्ता एम्पायर अपने आर्ट, अपने लिटरेचर और अपने जो गोल्डन एज है इसके हवाले से जो है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर, इवन न सिर्फ हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर बल्कि नॉलेज के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। ठीक है, तो ये थी गुप्ता एम्पायर।